नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय चुनाव प्रणाली से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग ये बात जानते हैं कि भारतीय चुनावी व्यवस्था में लंबे समय से ईवीएम पर अनेक प्रश्न खड़े हो रहे हैं। अलग अलग व्यक्तियों ने, अलग अलग राजनीतिक दलों ने, अलग अलग समूहों ने लगातार ईवीएम पर प्रश्न खड़े करते हुए कहा है कि वर्तमान सरकार चुनावी परिणामों को अपने पक्ष में कर रही है और ईवीएम के अंदर हेरफेर कर ले रही है। तो ईवीएम से छेड़छाड़ करना, उसको हैक करना और परिणामों को अपने फेवर में कर लेना लगातार एक बड़ा विवाद का विषय बना हुआ था। और यह सिर्फ विवाद का विषय ही नहीं बना रहा, इसको लेकर के लगातार बातें इलेक्शन कमीशन से भी की गई हैं और इलेक्शन कमीशन के साथ साथ लगातार सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगाई गई। सिर्फ इतना ही नहीं रहा, इसके अलावा यह भी देखा कि 2024 लोकसभा चुनावों के लिए यह प्रस्तुत किया गया कि हम ईवीएम पर विश्वास नहीं करते, इसलिए ज़रूरी है या तो आप ईवीएम और वीवीपैट स्लिप्स का 100% वेरिफिकेशन करवाइए या फिर हम चलते हैं फिर एक बार पुरानी व्यवस्था यानी कि बैलेट पेपर सिस्टम की तरफ और 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा वह बैलेट पेपर्स के माध्यम से होना चाहिए। इस प्रकार की अनेक याचिकाएं लगाई गई सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट खारिज करते करते परेशान हुआ। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया कि देखो अब जो होगा देखा जाएगा, लेकिन सुनवाई हम करेंगे। यह भी सुनवाई करेंगे कि क्या ईवीएम और वीवीपैट स्लिप्स का 100% वेरिफिकेशन हो सकता है या फिर हम यह भी देखेंगे यहाँ पर कि क्या वापस से फिर एक बार हम लोग चल सकते हैं बैलेट पेपर सिस्टम की तरफ। पूरी सुनवाई हुई और सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय दिया और निर्णय देते हुए कहा कि देखिए, ना तो हमारे देश में ईवीएम और वीवीपैट स्लिप्स का 100% वेरिफिकेशन संभव है और ना ही हम लोग फिर एक बार बैलेट पेपर सिस्टम की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। दोनों ही काम हम लोग नहीं कर सकते। ये चीजें आज सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दी। एक महत्वपूर्ण सेशन है आज का, क्योंकि बहुत सारे खास विषय आप लोग के लिए शामिल हैं। देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने यह सुनवाई किन आधारों पर की, क्या क्या याचिकाएं लगी, याचिकाओं में क्या क्या तर्क दिए गए। चर्चा करेंगे कि क्या हो सकता है वापस से फिर एक बार बैलेट पेपर की तरफ चलना, या 100% वेरिफिकेशन हो तो उस स्थिति में क्या क्या मामला रहेगा। हर एक मामले में चर्चा करते हुए यह भी देखेंगे कि ईवीएम और वीवीपैट का सफर क्या रहा है भारतीय चुनाव व्यवस्था के अंदर। ठीक, तो महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि आप लोग एक प्रश्न देख लें जो हो सकता है कि आप लोगों से आने वाली परीक्षा में पूछ लिया जाए। तो जल्दी से, बस कुछ नहीं करना है, यदि आंसर पता है तो बस कमेंट कर दीजिए। वहीं मुख्य परीक्षा के लिए अपने नोट जरूर बना लीजिएगा, बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस प्रकार से यह पूरा का पूरा मामला तूल पकड़े हुए है, पूरी संभावना है कि चीजें आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। इसी क्रम में बढ़ते हैं आगे, चर्चा करते हैं विस्तार से इस पूरे के पूरे मामले पर। तो देखिए, ये जो पूरा मामला है इसकी सुनवाई की गई है जस्टिस संजीव खन्ना द्वारा और दीपांकर दत्ता के द्वारा। इन्होंने पूरा मामला सुना और सुनते हुए अलग अलग याचिकाओं पर विचार किया और अंततः 18 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित कर दिया। 18 अप्रैल को उन्होंने क्लियर कर दिया था कि देखिए जी, हम लोग 26 अप्रैल को अपना फाइनल डिसीजन भी दे देंगे कि देश में क्या रहना चाहिए क्या नहीं रहना चाहिए। लेकिन ये पूरी सुनवाई अनेक पक्षों के साथ हुई, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने याचिका लगाते हुए बातें प्रस्तुत की कि 100% वेरिफिकेशन करवाइए ईवीएम और वीवीपैट का। वहीं इसके अलावा इनको चर्चा करनी थी इलेक्शन कमीशन से भी कि भी आप क्या कहते हैं, या फिर लोग कह रहे हैं बैलेट पेपर सिस्टम की तरफ चला जाए, तो क्या ये पॉसिबल है। तो हर एक मामले में इन्होंने इलेक्शन कमीशन से भी चर्चा की विस्तार से। पहले देखते हैं याचिकाएं क्या क्या कह रही थी। देखो, हाल ही में जो बहुत अधिक चर्चा में रही याचिका है वह है मार्च 2023 में लगी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की याचिका। इसने अनेक बातें प्रस्तुत की, हालांकि ये अकेली नहीं है, इसके अलावा अनेक लोगों ने अपने पर्सनल स्तर पर भी याचिकाएं लगाई, अनेक राजनीतिक दलों ने भी लगाई। बीते दिनों हम लोगों ने यह भी देखा था कि हमारे देश में आज के समय में जो एक गठबंधन बना हुआ है, INDIA गठबंधन जो है, उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन से इस मामले पे बातचीत की थी कि हम चाहते हैं 100% वेरिफिकेशन कराया जाए ईवीएम और वीवीपैट का। तो लगभग सबके जो तर्क हैं वो तर्क एक जैसे ही हैं, जैसे कि सबका यह मानना है कि देखिए, सिर्फ और सिर्फ ईवीएम के आधार पर ही हम लोग चुनाव परिणामों की घोषणा कर देते हैं। कुछ ऐसा हो कि वेरिफिकेशन अच्छा हो। हालांकि आज के समय में हम देखते हैं कि एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर 5 रैंडम ईवीएम को लिया जाता है और उसका वीवीपैट के साथ में वेरिफिकेशन किया भी जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा, लेकिन ये डिमांड कर रहे हैं कि आप 100% करवाइए। तो यह डिमांड इन लोग की लगातार बनी हुई है। तो ईवीएम और वीवीपैट का मतों का 100% क्रॉस सत्यापन हो, बड़ी डिमांड इन सब लोगों की याचिकाओं के माध्यम से प्रस्तुत हुई है। इसके अलावा हम लोग ये भी देखते हैं कि बीते दिनों चर्चाओं में यह भी आया था कि जरूरी नहीं है कि 100% ही वेरिफिकेशन हो। कई बार यह दिखा गया कि 50% वेरिफिकेशन, 70% वेरिफिकेशन, ऐसी अलग अलग मांगे भी प्रस्तुत की गई। याचिकाओं में यह भी प्रस्तुत किया गया कि हम सभी ये निर्धारित करना चाहते हैं कि हमारे देश की चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है।
चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी को लेकर के लोगों के मन में जो प्रश्न है वो यह है कि ईवीएम को इजीली हैक किया जा सकता है, ऐसा सब लोग मानते हैं। तो उनको लगता है कि ईवीएम हैक होकर के चुनाव परिणाम वर्तमान सरकार अपने फेवर में कर ले रही है, जो कि ठीक नहीं है। तो इसीलिए जरूरी है कि वीवीपैट जब बनाई गई है, आप लोग बटन दबाते हैं जाकर के, और जाकर के एक स्लिप निकलती है, तो उस स्लिप का क्या ही फायदा? क्या वह मात्र एक कूड़ा है? अगर कूड़ा नहीं है तो क्यों ना क्रॉस वेरिफिकेशन हो और देखा जाए, एक बार हो जाए इसको लेकर के। इससे क्या होगा, चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी हो जाएगी। और वास्तव में चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ही वीवीपैट सिस्टम आप लोगों ने शुरू भी किया था। तो इसके अंदर जो सेप्सिस का यूज किया जाए, इसके माध्यम से डबल वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। पहले एक बार देख लेंगे ईवीएम में कितने कितने वोट्स आ रहे हैं, और जो वीवीपैट स्लिप्स है क्या वह मैच खा रही है या नहीं खा रही है। मशीन से छेड़छाड़ की शंका भी लोगों की दूर हो जाएगी। लगातार हम देख रहे हैं कि देश भर में अनेक बुद्धिजीवी लोग हैं, मन में शंका रहती है कि ईवीएम हैक हो सकती है। दिक्कत का विषय है, बड़ी समस्या है। तो अब एक बार हम लोग वेरिफिकेशन करवा देंगे 100% वीवीपैट के माध्यम से, तो ये क्लियर हो जाएगा कि क्या वास्तव में ईवीएम हैक हो सकती है या हैक नहीं हो सकती है। और सभी लोग फिलहाल यही प्रस्तुत कर रहे हैं कि देखो, जो भी हो, हम चाहते हैं कि हमारे देश में पारदर्शी चुनाव हो, चुनावों की पवित्रता बनी रहे, और कोई भी व्यक्ति विशेष या कोई भी पार्टी विशेष चुनावों के साथ में छेड़छाड़ ना करे। यह भी हम लोग की लगातार चाहत है। तो जरूरी है कि चीजें हों, जैसे कि इलेक्शन कमीशन के माध्यम से भी लगातार बातें आई हैं, सुप्रीम कोर्ट में पहले ही बातें चली हैं। तो इलेक्शन कमीशन यह कहता है कि अगर मान लीजिए हम लोग ईवीएम और वीवीपैट स्लिप्स का 100% वेरिफिकेशन कराते हैं, तो उस स्थिति में चुनाव की प्रक्रिया और लंबी हो जाएगी और चुनाव परिणाम आने में कई दिन का समय लग सकता है। अभी हम लोग एक दिन में सब चीजें क्लियर कर देते हैं। तो अभी वर्तमान में जो विपक्षी हम लोग का गठबंधन है, उसका यह कहना है कि देखो, दिन कितने भी लग जाए लेकिन चुनावों की पवित्रता यथावत रहनी चाहिए, हम इसके पक्ष में हैं। तो ऐसे ही याचिका लगाई गई, याचिकाओं में यह सभी बातें ही प्रस्तुत की गई। चुनाव की पारदर्शिता मुख्य विषय है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। 100% वेरिफिकेशन लंबे समय से डिमांड में चल रहा है। इन्हीं सभी आधारों के लिए, इन्हीं सभी प्रश्नों के समाधानों के लिए और इस विवाद का निपटारे के लिए ही सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं को स्वीकार करने पर तैयार हो गया था कि ठीक है, सुनवाई कर ही लेते हैं। तो जी सुनवाई चलती है उसके बाद में, और सुनवाई चलते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय आता है। निर्णय देते समय हमारे जो न्यायाधीश महोदय हैं वह पहले ही कह देते हैं कि देखिए, जो भी निर्णय आया है वह प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए और सभी तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ही दिया जा रहा है। क्योंकि हम लोगों के मन में अनेक प्रश्न जो हैं वह तकनीकी ही हैं। प्रोटोकॉल तो चलो, व्यवस्था जो बनी हुई है, लेकिन वर्तमान में ईवीएम से चुनाव होना सभी के मन में शंका का विषय है। लोगों को लगता है कि ईवीएम हैक हो जा रही है, चुनाव परिणाम बीजेपी के फेवर में चले आ रहे हैं, यही तो लगता है ना सब लोग को। तो इसी वजह से तकनीकी पहलुओं पर चर्चा करना भी जरूरी था। तो तकनीकी पहलुओं पर चर्चा करने के लिए इलेक्शन कमीशन के साथ एक विशेष बैठक आयोजित की गई थी, और 24 अप्रैल को यह बैठक हुई थी, यानी कि अभी 2 दिन पहले ही। तो इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिसर्स थे, जो इनके एक्सपर्ट्स हैं, जो लोग मशीन वगैरह तैयार करते हैं, उन सबको बिठाया गया, आओ जी बैठ के बातचीत पर करते हैं, हो क्या रहा। तो क्या ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो सकती है? हालांकि ईवीएम का छेड़छाड़ का विषय कोई नया नहीं है, मतलब चर्चाओं में नया नहीं है। बीते दिनों हम लोगों ने यह भी देखा था कि इलेक्शन कमीशन ने खुद लोगों को चैलेंज किया था कि अगर आप लोग को लगता है कि ईवीएम में छेड़छाड़ हो सकती है, तो आपको समय दिया जा रहा है, आप लोग आए और ईवीएम हैक करके दिखाएं, सबका स्वागत है। ये खुला चैलेंज दिया था। हालांकि उस समय कोई भी व्यक्ति गया नहीं था ईवीएम में छेड़छाड़ करने के लिए। अब फिर बातें प्रस्तुत हो रही, तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने बात की, इलेक्शन कमीशन से पूछा कि बताओ भाई, क्या ईवीएम से छेड़छाड़ हो सकती है? तो इलेक्शन कमीशन ने कहा जी देखिए, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और ये बात भी ध्यान रखिएगा कि लगातार जिस प्रकार से लोग डिमांड कर रहे हैं 100% ईवीएम वीवीपैट वेरिफिकेशन की, यह भी हमारे देश में व्यवहारिक बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग यह काम भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत बड़ी है, बहुत बड़े स्तर पर चुनाव होता है, जिस वजह से ये एक बड़ी समस्या का विषय और एक बड़ी चुनौती बनकर उभर सकता है। लगातार सभी को जो दिक्कतें दे रहा था, वह दे रहा था माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर दिक्कतें क्यों दे रहा था, यह समझ लीजिए आप लोग। दरअसल जब जब ईवीएम होता है, तो आज के समय में इलेक्शन जितने भी हो रहे हैं, तो हर एक इलेक्शन के अंदर चर्चा होती है ईवीएम को हैक होने की, है ना। तो इसी वजह से क्या होता है कि हम लोग जितने भी डिवाइस यूज करते हैं इलेक्शन में, उनमें 3 डिवाइस होते हैं। पहला डिवाइस होता है कंट्रोल यूनिट, दूसरा होता है बैलेट यूनिट, और तीसरा होता है वीवीपैट। ये 3 यूनिट हम लोग यूज कर रहे हैं आजकल। कंट्रोल यूनिट जो होती है वह जहाँ पे हमारे ऑफिसर बैठे होते हैं उनके पास होती है। जब आप अपनी एंट्री कर लेते हैं, देखा जाता है कि आप वही व्यक्ति हैं जिसका वोटर आईडी बना हुआ है। वेरिफिकेशन कर लेने के बाद जो वहाँ पे इलेक्शन ऑफिसर होते हैं रूम में, वह कंट्रोल यूनिट के माध्यम से एक ओके प्रेस करते हैं। जब मशीन पे बटन प्रेस कर दिया जाता है, तो उसके बाद ही ईवीएम एक्टिवेट होती है। तब हमें जाना होता है बैलेट यूनिट के पास में। तो बैलेट यूनिट पे हम अपना वोट कास्ट करते हैं। वोट कास्ट कर देने के बाद में एक स्लिप दिखाई देती है वीवीपैट पे। ये तरीका होता है पूरा हमारे इलेक्शन का। तो इन तीनों ही यूनिट्स के अंदर हम लोग खास चीज देखते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है। तो इसको लेकर के ही सारी बातचीत थी, क्योंकि हर एक डाटा माइक्रो कंट्रोलर में ही सेव होता है। तो इलेक्शन कमीशन ने खुद यहाँ स्पष्ट किया कि देखिए, तीनों ही यूनिट जो हैं, इन तीनों ही यूनिट में माइक्रो कंट्रोलर लगे होते हैं, लेकिन ये माइक्रो कंट्रोलर सिर्फ सिंगल यूज वाले होते हैं।
अगर कोई भी इनको छेड़ेगा तो उस स्थिति में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता, और पहली बार जब इसको लगाया भी जाता है उस समय भी यह जल जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो इसीलिए इनका छेड़छाड़ करना और भी कोई कार्य करना बिल्कुल भी संभव नहीं है। एक बार के लिए ही माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम हो सकता है। अगर एक बार प्रोग्राम करने के बाद आप इसको यूज़ कर लेते हैं, ये पूरी तरह से खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है, कुछ और इसके साथ में नहीं किया जा सकता। और तीनों ही यूनिट जो होती हैं, चाहे कंट्रोल यूनिट की बात करें, बैलेट यूनिट की बात करें या वीवीपैट की बात करें, इन सबके अपने अपने माइक्रो कंट्रोलर होते हैं और तीनों पूरी तरह से सुरक्षित होते हैं। तीनों में कहीं भी छेड़छाड़ संभव नहीं है, यह इलेक्शन कमीशन ने स्पष्ट कर दिया। इतना ही नहीं, जो इनके इंजीनियर्स वगैरह हैं उनसे बातचीत की गई, जितने भी एक्सपर्ट्स थे उन्होंने भी चीज़ों को देखा और पता लगा कि ठीक है, पॉसिबल नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन के इन सभी बातों को समझते जानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूरा मामला देखा, जाना, समझा और एक खास निर्णय प्रस्तुत कर दिया। आपने जो निर्णय दिया वह एक प्रकार से यह था कि देखो, हम 100% वेरिफिकेशन तो नहीं कराएंगे, वापस से बैलेट की तरफ भी नहीं जाने वाले हैं। क्या कर सकते हैं? सुझाव दिए। पहली बात तो याचिकाएं खारिज कर दी, कहा कि बिल्कुल कोई दम नहीं है, चीजें स्वीकार नहीं की जा सकती व्यवस्था में। क्या क्या स्वीकार किया जा सकता है व्यवस्था में, जरा एक बार आप लोग उसको समझिए। सबसे पहले इन्होंने यह कहा कि देखिए, लोगों के मन में डाउट रहता है, तो अगर हम लोग वीवीपैट के स्लिप्स को काउंट करवा लें या काउंट कराने के लिए कोई नया सिस्टम तैयार कर ले, तो उस तरफ हमें विचार किया जाना चाहिए। जैसे कि इलेक्शन कमीशन के लिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है कि जो हमारे पास पेपर पर्चियां हैं उनकी गिनती के लिए आप कुछ नया काम करें। कुछ कर सकते हैं तो आप एक काम कीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक मशीनों और दल के जो प्रतीक होते हैं उनके साथ में आप कोड जोड़ दीजिए, बारकोड लगा दीजिए। जब जो हमारी मशीनें हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और जो हमारी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके साथ में आप अगर एक बारकोड लगा देंगे तो स्लिप्स की काउंटिंग थोड़ी ईजी हो सकती है। मतलब एक प्रॉपर इसके लिए आपको एक सिस्टम डेवलप करना होगा जिसके आधार पर पूरा इलेक्शन चलेगा, काउंटिंग वगैरह होगी। अगर किया जा सकता है तो बिल्कुल यह संभव हो जाएगा और चीजें अच्छी हो जाएंगी हमारे देश में, कोई दो राय नहीं है। साथ साथ दो निर्देश और दिए हैं। पहला तो सुझाव दे दिया, सुझाव समझ गए कि चाहते हैं कि बारकोड को मशीनों से जोड़ा जाए जिससे कि काउंटिंग थोड़ी सी इजी हो सके और हम लोग स्लिप्स का यूज भी कर सके। इसके साथ ही दो खास निर्देश दिए गए हैं लोगों के मध्य विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए। पहले निर्देश में यह कहा गया है कि देखिए, इलेक्शन कमीशन को यही कार्य करना चाहिए कि 1 मई 2024 को या उसके बाद वीवीपैट में जब प्रतीकों को लोडिंग कर दिया जाएगा तो प्रतीकों को लोड कर देने के बाद में सिंबल लोडिंग यूनिट को सील कर दीजिए। आप जो जिसके माध्यम से आप लोग सिंबल्स को लोड करते हैं तो सिंबल लोडिंग यूनिट को आप सील कर दीजिए। सील करने के बाद कंटेनर में सुरक्षित करके रख दीजिए। इतना काम आपको कर देना है। इतना ही नहीं, इसके अलावा आपको यह बात भी ध्यान रखनी है कि जब आप कंटेनर के अंदर सभी चीज़ों को सिक्योर कर देते हो, सुरक्षित कर देते हैं, तो उसके बाद सील बंद कंटेनर जो है उसको नतीजों के बाद कम से कम 45 दिनों तक ईवीएम के साथ रखना है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो जो सिंबल लोडिंग यूनिट्स है आपकी, उसको सब चीज़ें पूरी कर लेने के बाद सील कर दीजिए कंटेनर में और ईवीएम के साथ 45 दिन तक रखिए, ताकि किसी भी चीज़ को वेरीफाई करना पड़ जाए तो फिर इसके माध्यम से किया जा सके, इंजीनियर्स जाएं और चीज़ों को देखें। इतना ही नहीं, लगातार माइक्रो कंट्रोलर चर्चाओं में आ रहा है। आपको भी बताया मैंने, माइक्रो कंट्रोलर को लेकर के बहुत विवाद रहता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को सुझाव दिया है कि आप एक काम कीजिए, आपका माइक्रो कंट्रोलर जो है यह एक बार के लिए प्रोग्राम होता है, सारा विवाद ही इसी का है, आफत की जड़ यही है। आप एक काम करो, आपने इलेक्शन के परिणाम आ जाने के बाद में जो यह माइक्रो कंट्रोलर वगैरह हैं इन सबको सुरक्षित रखना है। सुरक्षित रखने का क्या करना है कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी जिनको भी लगता है दिक्कतें हैं तो उनको 7 दिन का समय दिया जाएगा। उनसे बोला जाएगा कि आप अपने इंजीनियर्स लेकर के आइए और आपके जो इंजीनियर है वह चेक करेंगे कि क्या माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम के साथ में छेड़छाड़ हुई है या नहीं हुई है। आप उसके माध्यम से चीज़ों को स्पष्ट कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि 7 दिनों के अंदर आपको इसके लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी कर देनी होगी। तो ये 2 प्रमुख सुझाव यहाँ पर दे दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कि आपने चीज़ें संभाल के रखनी है लंबे समय तक, ताकि आने वाले समय में जब जब चुनौती दी जाए चुनावों को तो आप इसके माध्यम से सिद्ध कर सकें कि बिल्कुल चुनाव निष्पक्ष हैं, सब चीज़ें ट्रांसपेरेंट है और बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के पूरा चुनाव संपन्न हुआ है। चीज़ें क्लियर हैं? ठीक है। तो यहाँ तक की बात जो थी यह थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगने वाली याचिकाओं की, हमारे देश में विवाद की, याचिकाओं में दिए गए तर्कों की और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के अपने पक्ष की और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार की। ये तो सब करंट हो गया हम लोग का, जितना हमें डिस्कस कर लेना था। इसके साथ ही हमें क्या डिस्कस करना है कि क्या यह पहली बार है जब इस प्रकार का कोई मुद्दा हमारे देश में उभरा है? तो ऐसा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि लंबे समय चीज चल रही है। जैसे कि पहली बार हम लोगों ने देखा सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारतीय निर्वाचन आयोग मामले में ऐसे ही कुछ मुद्दे उठे थे जब इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी पे सवाल खड़े कर दिए गए थे। जब यहाँ पर इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी पे सवाल खड़े हुए थे तो उस समय खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जरूरी है और पेपर वेरिफिकेशन सिस्टम हमारे पास में होना चाहिए। जब यहाँ से मामला शुरू हुआ था इसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया था कि आप फंड रिलीज कीजिए और एक सिस्टम तैयार करवाइए, जिसके बाद हम देखते हैं कि वीवीपैट व्यवस्था में आता है।
इतना ही नहीं, वर्ष 2019 में हमने देखा था कि चंद्रबाबू नायडू साहब ने भी लगाई थी याचिका और कहा था कि वीवीपैट स्लिप्स का 50% वेरिफिकेशन तो करवा लीजिए, एटलीस्ट कम से कम आधी ईवीएम के साथ तो वेरिफिकेशन हो हमारी व्यवस्था में। तो सुप्रीम कोर्ट ने सोचा कि बात तो ठीक है, कोई बुराई नहीं है, तो यह पहुंच जाते हैं इलेक्शन कमीशन के पास में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जाके बोलता है सुप्रीम कोर्ट कि बताओ जी 50% वेरिफिकेशन हो सकता है क्या वीवीपैट का? इलेक्शन कमीशन ने कहा देखो हो सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, हो सब कुछ सकता है, मना किसी चीज की नहीं है, लेकिन ध्यान रखना चुनाव परिणाम आने में कम से कम 5 से 6 दिन का समय लग जाएगा, ये डिले होगा, ये ध्यान रखना। तो इसको लेकर के जब पता लगा कि समय अधिक लग रहा है तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रहने देते हैं, व्यवस्था ठीक चल रही है, तो यहाँ पर मामला रोक दिया गया और 50% ईवीएम और वीवीपैट का जो वेरिफिकेशन की बात थी ये यहीं पर ही शांत हो गई। लेकिन फिर भी चुनौती लंबे समय से आ ही रही है, प्रश्न खड़े हो रहे हैं, ये भी हम लोग लगातार देख समझ ही रहे हैं व्यवस्था में। ठीक है, तो यह सारी बात थी ईवीएम के ऊपर विवाद की या ईवीएम वीवीपैट वेरिफिकेशन की। लेकिन जरूरी है कि एक सफर जो भारतीय चुनाव व्यवस्था में ईवीएम और वीवीपैट का रहा है, इसको भी थोड़ा सा समझ जाने लिया जाए। तो ईवीएम की शुरुआत जो होती है हमारे देश के अंदर, इसकी कहानी शुरू होती है वर्ष 1977 से। वर्ष 1977 में इलेक्शन कमीशन को ऐसा लगता है कि कुछ होना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव कराना बड़ा दिक्कत दे रहा है, तो जिम्मेदारी दी जाती है इस समय इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक कंपनी है जो हैदराबाद की कंपनी है। 1977 में इस कंपनी को जिम्मेदारी दी गई, भाई कुछ करो अब, क्योंकि मजा नहीं आ रहा है पेपर से इलेक्शन करवाने में, चीजें सुधरनी चाहिए, तकनीकों का सहारा लेंगे और चीजों को आगे बढ़ाएंगे जैसे ही बढ़ा सकते हैं। तो ये जो कंपनी है इसने जिम्मेदारी ली, इसने कहा जी ठीक है कुछ करते हैं। तो इसने मतदान के लिए मशीन को डिजाइन करना और उसको बनाने का दायित्व अपने ऊपर ले लिया। इनके इंजीनियर्स लगे रहे, एक्सपर्ट लगे रहे। 1977 में दायित्व मिला था, 1979 के अंदर इन्होंने सभी चीजें क्लियर कर दी, यानी कि 1979 के अंदर इन्होंने एक प्रोटोटाइप तैयार कर दिया। प्रोटोटाइप मतलब एक ढांचा प्रारूप की इस तरह से हम लोग चुनाव करवाने वाले हैं। प्रोटोटाइप आया, ठीक लगा इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि देखो अपने बस का तो नहीं है, मतलब सब कुछ निर्णय हम अकेले नहीं ले सकते, हमारे देश के जो राजनीतिक दल हैं उनसे भी चर्चा करनी होगी, क्योंकि चुनाव में वही सब पार्टिसिपेट करेंगे। तो क्या होता है कि 6 अगस्त 1980 को सभी पॉलिटिकल पार्टी के जो हेड होते हैं उन लोग को बुला लिया जाता है। उनसे कहता है कि आ जाओ जी एक बार प्रोटोटाइप देख लो, आने वाले समय में हम लोग ऐसे ऐसे चुनाव करवाएंगे। तो पॉलिटिकल लीडर्स पहुंचते हैं और पॉलिटिकल लीडर पहुंचने के बाद में चीज़ों को देखना समझना शुरू करते हैं कि कैसी कैसी मशीन है, कैसे काम कर रही है, क्या क्या रहेगा। तो उस समय 2 ही चीज़ें हुआ करती थी ईवीएम के अंदर, एक होती थी कंट्रोल यूनिट, दूसरी होती थी बैलेट यूनिट। इनको दिखाया गया कि देखो जी कंट्रोल यूनिट से ऑफिसर बटन दबाएगा तब ईवीएम पे वोट डलेगा और बीप साउंड आएगा। इनको अच्छा लगा, इन्होंने कहा बात तो ठीक है। तो इन्होंने कहा कि चलो जी फिर मशीनें तैयार करवाना शुरू कर देते हैं, चुनाव अब ऐसे ही होने वाला है देश में हमारे। मशीनें तैयार होने का दायित्व बढ़ाया जाता है और एक और कंपनी जिसका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो बेंगलोर में स्थित है, यह कंपनी को भी जोड़ दिया जाता है कि भाई आप अभी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर काम करो और ईवीएम को तैयार करवाओ। प्रक्रिया शुरू हो जाती है और ईवीएम तैयार होने लगती है हमारे देश में। ईवीएम्स को तैयार करवा लिया जाता है और पहली बार निर्णय लिया जाता है मई 1922 में, जब चुनाव होने थे केरल के अंदर। तो केरल के जो चुनाव थे वहां निर्णय लिया जाता है कि देखो एक काम करते हैं, अब ईवीएम का प्रयोग हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो ईवीएम का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर निर्णय लिया जाता है, चुनाव कराया जाता है। लेकिन चुनाव जब करवाया जाता है तो एक मामला पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट में कि जो चुनाव में गड़बड़ी है। अब आप सोचो क्या गड़बड़ी हो सकती है। देखो एक बड़ी गड़बड़ी यहाँ पर इस चुनाव में यह हुई थी कि 1982 के चुनाव जो थे यह केरल वाले अच्छे से तो हुए, सब चीजें ठीक थी, लेकिन एक गड़बड़ सरकार से ही हो गई। दरअसल जब कभी भी चुनाव प्रक्रिया के अंदर कुछ भी चीजें आप ऐड ऑन करते हैं तो आपको इसके लिए जो नियमावली बनी हुई है, जो अधिनियम है, जो कानून है, उसमें भी संशोधन करना पड़ेगा। जब जो चीज नियमों में शामिल नहीं है, हमारा देश के कानून जिसको मान्यता नहीं देता, आप उसके माध्यम से चुनाव कैसे ही करा सकते हैं? नहीं करा सकते। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट पहुंच करके जो बात प्रस्तुत की गई थी वो यह की गई थी कि देखो जी 1982 में चुनाव तो हुए केरल में, ठीक है हम मना नहीं कर रहे, लेकिन हमारे देश में इसके लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो जरूरी है कि हमारे देश के अंदर जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है, पहले आप उसमें संशोधन करो। संशोधन करते हुए वहां पर लिखवाओ कि ये चुनाव ईवीएम के माध्यम से हो सकते हैं, तब जाकर के चुनाव ईवीएम के माध्यम से देश में होंगे। भाई सुप्रीम कोर्ट को लगा भाई बात तो बिल्कुल ठीक है, गड़बड़ तो नहीं है, क्या तो ठीक रहे, नियमों में ही नहीं है, कानूनों में ही नहीं है, कैसे हो सकता है। इलेक्शन कमीशन ने घोषित किया कि मई 1982 में जो केरल के अंदर चुनाव हुए हैं यह पूरी तरह से अमान्य है, इस चुनाव को रद्द किया जाता है, फिर दोबारा चुनाव होंगे। दोबारा चुनाव होगा जी, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया तो कर दिया मामला।
अब आगे क्या था कि सरकार समझ गई थी कि भाई संशोधन जरूरी है, तो संशोधन होता है 1989 के अंदर, और 1989 के अंदर जो ये संशोधन होता है इसके माध्यम से ईवीएम के चुनाव की व्यवस्था कर दी जाती है कि जी ईवीएम के माध्यम से ही देश भर में चुनाव होंगे। तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में होता है पूरा का पूरा संशोधन कर देने के बाद में फिर पहला चुनाव जो हम देखते हैं ईवीएम के माध्यम से होता है, मतलब पूरी तरह से अभी नहीं होगा। तो 1998 में हम लोग देखते हैं कि पहली बार अच्छे से यानी कि वैधानिक रूप से ईवीएम का उपयोग करते हुए चुनाव कराया जाता है, और 3 राज्यों के अंदर चुनाव इस समय होते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली। इन सभी जगह पर 25 विधानसभा क्षेत्रों में ईवीएम के उपयोग करते हुए चुनावों को संपन्न कराया जाता है। हालांकि वर्ष 2001 में पहली बार ऐसा होता है जब तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल इन 4 राज्यों में चुनाव होता है, और पहली बार 100% ईवीएम का उपयोग हम लोग देख लेते हैं। तो 2001 में पहली बार चुनाव होता है 100% ईवीएम के साथ में, लेकिन यह बात भी ध्यान रखिएगा कि यह पहला चुनाव है, और इसके बाद से हमारे देश में जितने भी चुनाव हुए हैं सभी चुनाव 100% ईवीएम के साथ हुए हैं 2001 के बाद से अब तक। चीजें क्लियर हैं इतनी? तो इस प्रकार से व्यवस्था चल ही रही थी। 2004 के अंदर लोकसभा का चुनाव होता है। इस समय 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 10 लाख से अधिक ईवीएम का प्रयोग किया जाता है। पहला आम चुनाव था यह जो ईवीएम के माध्यम से संपन्न होता है पूरी तरह से। चीजें क्लियर हैं? तो यह सफर जो था यह सफर था ईवीएम का, लेकिन ईवीएम का सफर यहीं पे खत्म नहीं होना था, क्योंकि देखो कोई भी चीज कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, एक समय के बाद उस पर प्रश्न उठने शुरू हो जाते हैं, ये भी हम लोग देखते हैं। फिर प्रणाली ही है, मशीन ही है, और कई बार ऐसा होता है ना कि अगर हमें अंगूर नहीं मिल रहे तो हम कह देते हैं खट्टे, वही स्थिति यहाँ चल रही थी। तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर आरोप लगाना शुरू किया कि ये वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा, वोट डल रहा है ठीक है, पर सत्यापित कैसे हो कि जिसको हमने वोट दिया है वोट उसी को ही मिल रहा है तो मशीन। अब पेपर में तो ये था कि हम मोहर लगा देते थे, ठप्पा लगा देते थे, अब ठप्पा लगा रहे हैं, मोहर लगा रहे हैं, सब कुछ तो ठीक चल रहा है, लेकिन सब कुछ ठीक चल लेने के बाद में अब गड़बड़ यहाँ पर यह हो गई है कि वेरिफिकेशन कैसे किया जाए। तो वेरिफिकेशन के लिए जो मुद्दा जो था पूरा का पूरा वह उठता है लगभग 2010 के आसपास। तो पहली बार विचार आता है वर्ष 2010 में कि जी वेरिफिकेशन करवाओ। अब वेरिफिकेशन को लेकर के बातचीत शुरू होती है, इलेक्शन कमीशन फिर बैठता है सरकार के साथ में, पॉलिटिकल पार्टी के साथ में, कहता है कि जी कुछ तो करवाओ, अब बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। तो इस समय फिर दोबारा बुलाया जाता है कंपनियों को कि जी क्या हो सकता है। कंपनियों को बुलाते हैं और बुलाने के बाद कहते हैं कि प्रोटोटाइप तैयार करो। तो प्रोटोटाइप जैसा कि आप हम लोग देखते हैं कि वीवीपैट का बना हुआ है आज के समय में, तो यह तैयार होता है। तैयार होने के बाद जुलाई 2011 में इसको अलग अलग क्षेत्रों में भेजा जाता है ताकि फील्ड परीक्षण हो सके। लद्दाख में, तिरुवनंतपुरम में, चेरापूंजी, पूर्वी दिल्ली, जैसलमेर, इन सभी क्षेत्रों पे वीवीपैट लगाया जाता है, वेरिफिकेशन कराया जाता है। लोगों से कहा जाता है डालो, जितना वोट डाल सकते हो डालो, देखते हैं कि कितना सही चल रही है, कितनी सही काम कर रही है। लोग बटन दबा रहे हैं, पर्ची निकल के आ रही है, लोगों को भी मजा आ रहा है, कुछ नया हो रहा है देश में। 2011 में फील्ड परीक्षण ऐसे ही चलता रहा, और फील्ड परीक्षण चलने के बाद में चीजें सभी लोगों को अच्छी लगने लगी। हालांकि सुझाव आए, तो जो सुझाव आए, जो चीज़ सुधरनी थी, जितने टेस्ट होने थे करा लेने के बाद में फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि चीज़ें ठीक हो जाएं, उसके बाद हम लोग वीवीपैट का चुनावों में प्रयोग करेंगे ही करेंगे। तो फीडबैक के आधार पर, परीक्षण के आधार पर, संशोधनों के आधार पर सभी चीज़ें बदलती हैं, और जो इलेक्शन कमीशन की विशेषज्ञ समिति थी वह वर्ष 2013 में वर्तमान वीवीपैट के डिजाइन को अनुमति दे देती है, स्वीकार कर लेती है कि जी इसी के आधार पर अब चीज़ें आगे बढ़ेंगी। सब चीज़ें फिर शुरू हो जाती हैं। अब ईवीएम के बाद हम देखते हैं कि वीवीपैट भी व्यवस्था में आती है। हाँ, संशोधन इसके लिए भी करना पड़ेगा, ये भी जरूरी है, ध्यान रखिएगा। तो इसी के लिए क्या होता है कि अंतिम कार्य जो करना था, संशोधन करवाना था, तो चुनाव संचालन नियम 1961 में संशोधन कर दिया जाता है। ईवीएम के साथ में कह देते हैं कि जी ड्रॉप बॉक्स और प्रिंटर भी अब रहने वाला है व्यवस्था में। सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वर्ष 2013 में नागालैंड के अंदर नॉक्सेन विधानसभा में चुनाव होता है, और यहाँ पे 21 मतदान केंद्रों पर पहली बार वीवीपैट का उपयोग कर दिया जाता है। यहाँ से चीज़ें शुरू हो जाती है। फिर हम लोग देखते हैं कि जून 2017 तक पूरे देश में 100% वीवीपैट का उपयोग होने लगता है, सभी चीज़ें चल रही होती हैं, और 2017 के बाद से आज तक हमारे देश में 100% वीवीपैट का उपयोग कर रहे हैं हम लोग लगातार। ये सब कुछ है इस प्रकार से, चीज़ें क्लियर हैं। तो क्या थे विवाद, क्या याचिकाएं लग रही थी, किस प्रकार चीजें हो रही थी, क्या सुप्रीम कोर्ट ने देखा, जाना, समझा, इलेक्शन कमीशन के क्या क्या विचार थे, और उसके बाद में हमारे देश की चुनावी व्यवस्था में ईवीएम और वीवीपैट का सफर, सारी बातें आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण, और उतना ही महत्वपूर्ण है यह प्रश्न। तो जल्दी से चीजें समझ ली हैं आप लोगों ने, अब तो आंसर कमेंट कर दीजिए। अपने मुख्य परीक्षा के नोट भी जरूर बना लीजिएगा ताकि आपको मेंस में परेशानी ना हो। हाँ, सेशन अच्छा लगा तो बाकी साथियों तक शेयर जरूर करना है, शेयर किए बिना नहीं जाना है, और वीडियो को लाइक भी करके जाना है। ठीक, बाकी आपको आंसर चाहिए होगा तो देखिए आप लोग की स्क्रीन पर है। उम्मीद करता हूँ कि आंसर सही रहा होगा। बाकी बातें अगली वीडियो में करेंगे फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।